तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि किन-मू ने घने फॉग में छिपे गॉड्स की आइडेंटिटी जानने के लिए लाइफ एंड डेथ बुक का इस्तेमाल कर दिया था। तो अब आगे किन-मू के हाथ में अब लाइफ एंड डेथ बुक थी और इस बात को सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे, जिंगयान, पांगोंगसो और थंडरक्लैप मोनेस्ट्री के डीमन मंक्स। ये लाइफ एंड डेथ बुक असल में शामन गॉड कुई की थी और शामन गॉड कुई खुद हेवन या अर्थ का एक पावरफुल ऑफिशियल था जो सोल्स को कंट्रोल करता था। ऐसी डिवाइन चीज उसने खुद नहीं बनाई होगी, ये जरूर हेवन का एक प्रेशियस ट्रेजर था। इसी वजह से एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ को पूरा यकीन था कि हेवन के गॉड्स बहुत जल्दी किन-मू तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि किन-मू को ढूंढना मुश्किल था लेकिन लाइफ एंड डेथ बुक को ट्रेस करना बहुत आसान। तभी किन-मू ने येलो टैलिस्मन को थोड़ा सा हटाकर पूछा, जू हुआंग कौन है? एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ ने तुरंत जवाब दिया, जू हुआंग येलो स्प्रिंग्स का एक जेलिफाइंग गॉड है। उसकी एक सांस से दुनिया में फ्लड्स आ जाते हैं और काउंटलेस सोल्स कट जाती हैं, और वो हेवन के भेजे गए 4 ग्रेट कमांडर्स में से एक है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बाकी 3 और भी हैं। श्वानमिंग जो सोल्स को कंट्रोल करता है, हनले जो फेट को मैनेज करता है, और लोली जो प्रिजन्स का मास्टर है। उन्होंने साफ कह दिया कि लाइफ एंड डेथ बुक को बाहर निकालकर किन-मू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब उनके लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर किन-मू सीरियस हो गया। फिर उसने भौएं चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं ये बुक ग्रैंड मास्टर या जिंगयान को दे दूं और सब कुछ उन पर डाल दूं तो मैं बच जाऊंगा। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ उसकी तरफ देखकर बोला, तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो, तुम बस अपनी एज के लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकते हो। जिन 2 लोगों का तुमने नाम लिया है उनके साथ ये ट्रिक काम नहीं करेगी, और अगर 4 ग्रेट कमांडर्स उनकी सोल्स को कट करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी चाल थी। किन-मू शर्माते हुए मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, फिर एक और सवाल, क्या वो गॉड्स योदू छोड़कर सुप्रीम एम्परर हेवन या इटर्नल पीस में आ सकते हैं? एल्डर मैसेंजर ने समझाया कि उनका असली बॉडी दूसरी दुनिया में इजीली एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर किन-मू ने अपना लाइफ एंड डेथ डिवाइन ट्रेजर ओपन किया तो वो उस रास्ते से घुस सकते हैं। ये सुनकर किन-मू का दिल कांप गया। अगर ऐसा हुआ तो हर लाइफ एंड डेथ रियल्म प्रैक्टिशनर डेंजर में होगा। लेकिन फिर एल्डर मैसेंजर ने बताया कि योदू के रूल्स उन्हें रोक देते हैं। किसी और की लाइफ लेने के लिए लाइफ एंड डेथ डिवाइन ट्रेजर में घुसना फॉरबिडन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि किन-मू सेफ था। वो अपने डिसाइपल्स को भेज सकते थे, दूसरों को पपेट बनाकर उसे मरवा सकते थे, और अगर सुप्रीम एम्परर हेवन डीमंस के हाथ गिर गया तो दोनों वर्ल्ड्स के बीच की बैरियर टूट जाएगी। उस वक्त वो खुद इटर्नल पीस में आ जाएंगे। किन-मू ने रिलैक्स्ड स्माइल के साथ कहा कि सुप्रीम एम्परर हेवन को गिराना इतना आसान नहीं, वो 20,000 साल से टिका हुआ है। इटर्नल पीस एम्पायर की हेल्प के सूट वो अगले 20,000 साल और सर्वाइव करेगा। लेकिन एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ उसकी बात पर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम डीमंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर अचानक उसने कहा, हम पहुंच गए, येलो टैलिस्मन हटाओ और वापस जाओ। किन-मू ने देखा कि वो बैटलफील्ड में वापस आ चुके थे। वो तुरंत बोट से कूद गया। तभी एल्डर मैसेंजर चिल्लाया, मेरा येलो टैलिस्मन वापस करो। लेकिन किन-मू एक चोर की तरह भाग निकला। एल्डर मैसेंजर कुछ पल तक गुस्से में देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। बस एक येलो टैलिस्मन ही तो है, गिफ्ट समझकर रखने दो, शायद ये लड़का कम मुसीबत खड़ी करे। और उसकी छोटी बोट अंधेरे में गायब हो गई। किन-मू 10 मील दूर जाने के बाद ही रुका। जब उसने देखा कि एल्डर मैसेंजर सच में पीछा नहीं कर रहा, तब उसने चैन की सांस ली। उसने येलो टैलिस्मन को देखा और खुश हो गया। ये ट्रेजर कमाल का था। इससे फेस कवर करने पर गॉड्स और डेविल्स भी उसे पहचान नहीं सकते थे। कम से कम योदू की ट्रिप से कुछ वैल्यूबल मिला। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया वो शॉक हो गया। फ्लाइंग शिप्स अभी भी ली सिटी की तरफ बढ़ रहे थे और बस कुछ 100 माइल्स ही आगे निकले थे। किन्नू हैरान रह गया। उसके हिसाब से तो कम से कम 6 घंटे बीत चुके थे। फ्लाइंग शिप्स को हजारों माइल्स दूर होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 15 मिनट गुजरे थे। टाइम फ्लो योदू और रियल वर्ल्ड में बिल्कुल अलग था। किन्नू ने फुल स्पीड लगाई और जल्दी ही आर्मी और फ्लाइंग फ्लीट तक पहुंच गया। जब वो मेन शिप पर चढ़ा, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीस्टर और ब्लैक टाइगर गॉड अभी भी उसके बारे में बात कर रहे थे। सब लोग शॉक में थे और तभी किन्नू मुस्कुराते हुए सामने आया। मैं वापस आ गया, कितनी देर हुई? संग हुआ हकला कर बोला, 1 घंटा भी नहीं। तुम्हें मैसेंजर ऑफ डेथ योदू ले गया था और तुम इतनी जल्दी लौट आए। किन्नू ने कामली सब कुछ बता दिया। कैसे मैसेंजर ऑफ डेथ उसे योदू ले गया, कैसे वो डिवाइन ब्रिज रेल्म के एक्सपर्ट हान जेन से मिला, कैसे अर्थ काउंट ने उसके फ्यूचर सिंस का फैसला उसकी मौत के बाद करने की बात कही, और कैसे रास्ते में कई गॉड्स और डेविल्स उसे ले जाना चाहते थे। सब कुछ सुनकर सब लोग सन रहे थे। किन्नू खुद भी हैरान था, क्योंकि योदू में उसने जितना कुछ किया, जिंदा दुनिया में उसमें 3 से 5 दिन लग जाते। लेकिन योदू में सब कुछ ही पलों में खत्म हो गया, और रियल वर्ल्ड में तो उससे भी कम वक्त बीता था। योदू एक सपने जैसा था,
और उस सपने से जिंदा लौटना खुद में एक चमत्कार था। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीस्टर की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने किन्मू की तरफ देखा। जब तुम जिंदा लौट आए वही काफी है, लेकिन क्या अर्थ काउंट इतना डरावना था? किन्मू ने शांत चेहरे के साथ सिर हिला दिया। अर्थ काउंट से बात करना काफी आसान था, डेथ मैसेंजर भी उतना बुरा नहीं था। बस इतना सुनते ही सबके चेहरे अजीब हो गए। योदू के 2 सबसे खतरनाक नाम, और किन्मू उनके बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे पुराने दोस्त हों। इसी बीच किन्यू के शरीर पर लिपटा हुआ छोटा ड्रैगन अचानक नीचे उड़ा और सीधा किन्मू के पास पहुंच गया। वो उसके शरीर से चिपककर खुशी से गुदगुदाने लगा। चिन्यू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अभी तक मैंने इसे प्रॉपर्ली फील भी नहीं किया और ये फिर से उसके पास चला गया। किन्मू मुस्कुरा दिया। उसने छोटे ड्रैगन को उठाया और अपने कंधे पर बिठा दिया। जूनियर ब्रदर चिन, कुछ दिनों के लिए इसे मुझे दे दो। शायद मुझे ग्रेट रूइंस भी ले जाना पड़े। वापस आने के बाद जब इसे तुम्हें लौटाऊंगा तब तुम सच में सरप्राइज हो जाओगे। किन्यू के दिल में अजीब सी जलन उठने लगी। उसे लग रहा था जैसे ड्रैगन का दिल पहले ही किन्मू चुरा चुका हो। किन्मू ने हल्का सा स्ट्रेच किया, फूर उलुओं से बचने के लिए जान लगा दी। और योदू की ट्रिप ने सच में थका दिया है, पहले थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ की तरफ। वो हेवन इक्वल काइंड सेंट किंग के महल में लौट चुका था। उसने धीरे से एक मोटी और पुरानी किताब निकाली। ये वही किताब थी जो उसने मैग्मा अर्थ काउंट को दी थी। किन्मू भी उस किताब को देखना चाहता था, लेकिन मैग्मा अर्थ काउंट का शरीर इतना बड़ा था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आया। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ ने किताब का पहला पेज खोला और सामने जो सीन था उसने हवा तक को भारी बना दिया। अंधेरी जमीन का एक टुकड़ा, एक प्रेग्नेंट औरत जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि योदू की काउंटलेस ब्रोकन सोल्स, इविल ची और एंडलेस रिजेंटमेंट उस छोटे से रूम की तरफ पागलों की तरह खींची चली आ रही थी, जैसे कोई राक्षस जन्म लेने वाला हो। उस जगह एक टेरिफाइंग डेविल किंग खड़ा था जो योदू की इविल ची को वेल की तरह निगल रहा था, और बाहर काउंटलेस डेविल गॉड्स अंधेरे में छुपे हुए कांप रहे थे। सबकी नजर उस बच्चे पर थी। योदू के इतिहास में पहली बार एक जिंदा लाइफ फॉर्म जन्म ले रहा था। पेज के कोने में एक डेविल गॉड लिखता है, गॉड सन का डिसेंट। उसी वक्त डिलीवरी रूम के ऊपर आसमान में लाल आंखें खुलने लगती हैं। 1, 2, 3 खूनी आंखें। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ ने दूसरा पेज पलटा और इस बार जो सीन था वो और भी ज्यादा हॉरिफाइंग था। एक मोटा सा छोटा बच्चा अपनी माँ की बाहों से नीचे कूदता है। उसकी 3 आंखें खून की तरह चमक रही थी। 2 डेविल गॉड्स उसे मारने आए थे, लेकिन उस छोटे बच्चे ने दोनों को अपनी गोल मटोल मुट्ठियों में पकड़ लिया। अगली ही सेकंड उसकी 3 आंखें खुल गईं। 3 टेरिफाइंग बीम्स निकली, पूरी जमीन जलने लगी। काउंटलेस मॉन्स्टर्स पल भर में राख बन गए। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। घोस्ट्स और डेविल्स अपनी जान बचाकर भागने लगे। यहाँ तक कि घोस्ट किंग्स भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और फिर उस बच्चे ने एक डेविल गॉड को सीधा मुंह में डाल दिया। क्रंच! उसने आधा सिर चबा डाला। खून हर तरफ फैल गया। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ चुपचाप पेज पलटता रहा और हर अगला पेज और भी ज्यादा हॉरिफाइंग होता गया। वो बच्चा एंडलेस सोल्स को निगलता गया, डेविल गॉड्स को खाता गया। उसका शरीर बड़ा होता गया और योदू का हर क्रीचर उसे देखकर कांपने लगा। उसने हेल के काउंटलेस लेयर्स को कुचल दिया। जो भी उसकी माँ और उसके क्लैन का पीछा करता सबको मार दिया, सबको खा गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने एनिमी है या इनोसेंट सोल। उसके लिए सब बस शिकार थे। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ ने उस बच्चे की माँ का चेहरा देखा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, एक माँ जो अपने ही बेटे से डर रही थी। अगला पेज, बच्चा एक जायंट डेविल ड्रैगन के ऊपर खड़ा था। उसने ड्रैगन का पेट फाड़ दिया था। उसकी 3 आंखों में सिर्फ किलिंग इंटेंट था। लेकिन पेंटिंग के लास्ट कॉर्नर में वही टेरिफाइंग मॉन्स्टर खाना खत्म करने के बाद फिर से एक छोटे बच्चे में बदल गया और अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला जैसे उसे गोद में उठाया जाए। पेज पे पेज पलटते गए और योदू खून से भरने लगा। उस बच्चे के खिलाफ काउंटलेस डेविल गॉड्स ने क्रूसेड शुरू कर दिया। आसमान टूट गया, जमीन फट गई, पूरे योदू में तबाही मच गई। लेकिन आखिर में वही बच्चा योदू की सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंसेस में से एक बन गया। एक दिन वो योदू की बाउंड्री पर खड़ा था, अपनी जायंट रेड आइज के साथ लिविंग वर्ल्ड को देख रहा था। उसी वक्त दूसरी साइड पर अर्थ काउंट बाकी पावरफुल एग्जिस्टेंसेस के साथ बात कर रहा था और वहाँ उस बच्चे की माँ भी थी। वो अर्थ काउंट से भीख मांग रही थी। तब अर्थ काउंट ने अपने हॉर्न के पास पड़ा एक ब्रोकन जेड पीस उठाया। उसने उसे एक जेड पेंडेंट में बदल दिया। माँ ने आंसुओं के साथ उस पेंडेंट पर सील लगा दी। फिर उसने बच्चे को बुलाया और पेंडेंट उसकी गर्दन में पहना दिया। उस पल उसके अंदर का टेरिफाइंग डेमोनिक नेचर सील हो गया। उसका शरीर नॉर्मल होने लगा और वो एक बिल्कुल आम बच्चे में बदल गया, छोटा सा, कमजोर सा, अपने पैर का अंगूठा मुंह में डालकर रोते हुए। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, कई बार किस किया,
लेकिन आखिर में उसे एक टोकरी में रख दिया। एक औरत उस टोकरी को लेकर एक पेपर बोट में दूर चली गई और पीछे पूरी योदू में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। घोस्ट किंग्स, घोस्ट्स, डेविल गॉड्स सब ढोल बजा रहे थे, जैसे कोई सबसे बड़ा श्राप उनकी दुनिया से चला गया हो। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ ने आखिरी पेज खोला और वहाँ किन्मू खड़ा था। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखर रहे थे। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई, एक स्पेल एक्टिवेट किया। गेट ऑफ हेवन इन्फ्लुएंस खुल गया। डेड वर्ल्ड की काउंटलेस सोल्स उसकी तरफ उमड़ने लगी और उस वक्त उसकी गर्दन पर लटका जेड पेंडेंट हवा में तैर रहा था। एल्डर मैसेंजर ऑफ डेथ ने धीरे से किताब बंद कर दी। 18 साल। उसने गहरी सांस ली। अब देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वो पहले कैसा था। बस एक ही उम्मीद है कि उसका डिमोनिक नेचर दोबारा कभी ना जागे। किन फेंगकिंग के राज में अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ था। डेथ मैसेंजर बार बार इसी बात को सोच रहा था कि अर्थ काउंट ने उससे पहले ही सील कर दिया था। उसके सारे डिवाइन ट्रेजर्स बंद हो चुके होने चाहिए थे। ना वो कल्टिवेशन कर सकता था, ना डिवाइन आर्ट सीख सकता था। फिर भी किन्मू ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। अर्थ काउंट ने उसके डेविल नेचर और गॉड नेचर दोनों को सील कर दिया था। साथ ही उसके डिवाइन ट्रेजर्स पर भी एक टेरिफाइंग सील लगा दी थी। ये सील उसके कल्टिवेशन पाथ को ही काट देती थी। मतलब किन्मू एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन सबको शौक तब लगा जब किन्मू ने सिर्फ कल्टिवेशन ही नहीं की, बल्कि 7 स्टार्स डिवाइन ट्रेजर तक खोल दिया और उससे भी आगे बढ़कर 7 स्टार्स और 6 डायरेक्शंस को मर्ज भी कर दिया। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बात ये थी कि पहले उसने गॉड पाथ के डिवाइन ट्रेजर्स खोले और अब उसकी डेविल पाथ कल्टिवेशन की स्पीड देखकर लग रहा था जैसे कोई गॉड उसकी मदद कर रहा हो। डेथ मैसेंजर कितना भी सोच ले, उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर खोलना किसी और की हेल्प से पॉसिबल ही नहीं था। किन्मू को सब कुछ खुद करना था, लेकिन उसके ऊपर लगी अर्थ काउंट की सील नॉर्मल सील से 100 गुना ज्यादा पावरफुल थी। अगर वो स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल तोड़ने की कोशिश करता तो अर्थ काउंट को 9 हेवंस गॉड लैंग्वेज एक्टिवेट हो जाती, और अगर डेविल पाथ खोलने की कोशिश करता तो उसके सामने यूदू डेविल लैंग्वेज आ जाती। ये सब देखकर डेथ मैसेंजर भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी। उस रात डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में एक बुढ़ा आदमी था। उसके हाथ पैर कटे हुए थे और वो आग के पास बैठा हुआ था। उसने किन्मू को देखकर एक झूठ बोला था। मेरा अंदाजा है कि मूअर का बॉडी एक अलग एग्जिस्टेंस है, एक ओवरलॉर्ड बॉडी। बस वही एक लाइन सब कुछ बदलने वाली थी। उस दिन से विलेज के लोगों ने किन्मू को 4 स्पिरिट्स का ब्लड पिलाया। किन्मू ने भी खुद पर पूरा भरोसा कर लिया। उसके दिल में एक ही बिलीव था, मैं ओवरलॉर्ड बॉडी हूँ, सबसे पावरफुल स्पिरिट बॉडी, और अगर मैं डिवाइन ट्रेजर नहीं खोल पा रहा तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने अभी तक इनफ मेहनत नहीं की। इसी बिलीफ ने इम्पॉसिबल को तोड़ दिया। किन्मू की एंडलेस मेहनत ने धीरे धीरे अर्थ काउंट की सील को कमजोर कर दिया। उसने गॉड लैंग्वेज और डेविल लैंग्वेज दोनों सीख ली। फिर एक परफेक्ट मोमेंट में जब गॉड, डेविल और बुद्धा लैंग्वेजेस एक साथ टकराई, उसने अपना स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर खोल दिया। उस पल के बाद उसकी डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज हो गई। अर्थ काउंट की सील अब भी उसके अंदर मौजूद थी। उसका गॉड नेचर और डेविल नेचर भी सील था, लेकिन उसके अंदर का बिलीफ इतना टेरिफाइंग था कि यूदू के सबसे बड़े एग्जिस्टेंसेस भी उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे। और ये सब शुरू हुआ था एक बुढ़े आदमी के सफ़ेद झूठ से। डेथ मैसेंजर फिर एक और मिस्ट्री के बारे में सोचने लगा। जब किन्मू को यूदू से निकालकर ग्रेट रूइंस में छोड़ा गया था, तब असल में क्या हुआ था? उसने यूदू की लाइफ एंड डेथ बुक निकाली और उस औरत को ढूंढने लगा जो किन्मू को वापस ले गई थी, लेकिन उसका नाम ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ बुक से गायब हो चुका था। इसका मतलब सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थी, या तो उसकी सोल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, या फिर उसकी सोल किसी और टेरिफाइंग जगह पर चली गई थी जो यूदू जैसी ही थी। डेथ मैसेंजर ने गहरी सांस ली। अब का किन्मू उसे पहले से ज्यादा पसंद था। यूदू का छोटा ओवरलॉर्ड अब पहले से ज्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन उसे एक चीज का डर था। अगर फ्यूचर में सील पूरी तरह टूट गई और किन्मू फिर से किन फेंकिंग बन गया तो शायद पूरा यूदू डेंजर में पड़ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है लिथ सिटी की तरफ। किन्मू अचानक आंखें खोलता है। उसका चेहरा पूरा गीला था। छोटा ड्रैगन उसका गाल चाट रहा था। किन्मू ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। छोटा ड्रैगन तुरंत उसके कंधे पर चढ़ गया और उसके कान से लटकने लगा। किन्मू बाहर आया तो देखा सब लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे थे। हुलिंगर, लिंग्यूशु, सी योंगशांग और सांगवा ऑलरेडी बिजी थे। तभी ड्रैगन किले ने एक बड़ा बेसिन लेकर उसके पास आया और पूंछ हिलाने लगा। किन्मू तुरंत समझ गया, फैटी ड्रैगन, तुमने चेस्ट के अंदर स्पिरिट पिल्स छुपा रखी है ना?
ये सुनकर ड्रैगन किलन ने तुरंत चेस्ट खोला और अंदर अपनी हड्डी का कलेक्शन दिखाने लगा। फिर काफी देर तक खोजने के बाद उसे फाइनली स्पिरिट पिल्स मिल ही गईं। उधर किन्मो एप्रन पहनकर कुकिंग करने लग गया। सांगभा शॉक हो गई, कल्टिवेटर को कुकिंग भी आती है? सी योंगशांग एक्साइटेड होकर बोला कि किन्मो का कुकिंग लेवल बहुत डेंजरस है। जब ब्लाइंड ग्रैंडपा ने उनकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की थी तब सारा खाना किन्मो ही बनाता था। लिंग युशु भी तुरंत ब्लश करते हुए बोली कि उसे भी उसके कुकिंग की आदत लग गई थी। किन्मो हल्का सा मुस्कुराया और कुकिंग करते हुए बोला कि उनके विलेज में सबसे बेस्ट कुक ग्रैंडपा म्यूट हैं। ग्रैंडपा अपोथेकरी का मेडिसिनल फूड सबसे टेस्टी होता है। ग्रैंडपा माँ वेजिटेरियन डिशेस में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ग्रैनी सी का नाम आते ही सब लोग चुप हो गए क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो कुकिंग में किस तरह की डेंजरस चीजें डाल देती हैं। सुबह सुबह ब्लैक टाइगर गॉड सीधा ड्रैगन किलन के पास पहुंच जाता है और उसकी आवाज पूरी जगह गूंज उठती है। वो फैटी ड्रैगन को बोलता है कि बस अब खाना बंद करो और ट्रेनिंग के लिए चलो। उसके अकॉर्डिंग सुबह उठते ही ट्रेनिंग करना सबसे बेस्ट होता है। साथ ही वो ड्रैगन किलन को ये भी बोलता है कि अब वो उसके बॉडी की सारी एक्स्ट्रा चर्बी हटा देगा। बेचारा ड्रैगन किलन जल्दी जल्दी सारी स्पिरिट पिल्स खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक टाइगर गॉड उसकी पूंछ पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाता है और ड्रैगन किलन जोर जोर से चिल्लाता रहता है कि मेरा बोल तो छोड़ दो, मैंने अभी तक उसे चटकर क्लीन भी नहीं किया। उसके बाद ब्लैक टाइगर गॉड हु लिंगर को भी ट्रेनिंग के लिए बुला लेता है और बोलता है कि आज वो लोग एनिमी कैंप पर अटैक प्रैक्टिस करेंगे। इधर चिन्मू सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और सब लोग आराम से बैठकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। तब शी यून श्यांग और लिंग युक्षु फेंगडू के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने फेंगडू के गॉड्स और डेविल्स से काफी टेक्निक्स और डिवाइन आर्ट सीखी थी, लेकिन उनमें से बहुत सी इनकम्प्लीट थी। मतलब असली अंडरस्टैंडिंग अभी भी खुद को ही डेवलप करनी पड़ेगी। फिर शी यून श्यांग एक इम्पॉर्टेंट बात बोलती है। वो कहती हैं कि सुप्रीम एम्परर हेवन की इनहेरिटेंस अब कंप्लीट हो चुकी है और अभी वॉर भी टेम्परेरीली रुक गया है, इसलिए ये परफेक्ट चांस है कि सब लोग मिलकर एक दूसरे से टेक्निक सीखें। ये सुनते ही चिन्मू के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो बोलता है कि यहाँ हेवनली सेंट एकेडमी की एक ब्रांच एस्टैब्लिश की जा सकती है। सुप्रीम एम्परर हेवन के फेमस गॉड्स, डेविल्स और डिवाइन ब्रिज रेल्म एक्सपर्ट्स को लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जाएगा और दोनों साइड्स के कल्टिवेटर्स एक दूसरे के एरियाज में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। इससे नॉलेज एक्सचेंज भी होगा और फ्यूचर बैटल्स के लिए प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी। खाने के बाद हु लिंगर तुरंत ब्लैक टाइगर गॉड और ड्रैगन किलन के साथ ट्रेनिंग के लिए भाग जाती है। इधर चिन्मू और बाकी लड़कियां मिलकर बर्तन साफ करने लगती हैं। तभी यू हे शिप पर आती है और चिन्मू को खुद बर्तन धोते देखकर शॉक हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि हेवनली सेंट कल्ट का कल्ट मास्टर इतना कैजुअली किचन का काम भी कर सकता है। लेकिन शी यून श्यांग मुस्कुराकर बोलती है कि हेवनली सेंट कल्ट हमेशा से ऐसा ही रहा है। यहाँ अननेसेसरी रूल्स और स्टेटस का ड्रामा नहीं होता। यू हे भी फाइनली समझ जाती है कि इसी वजह से हेवनली सेंट कल्ट राइचस पाथ में इतना अलग और पावरफुल माना जाता है। उसके बाद चिन्मू सफाई खत्म करता है और तभी वो अजीब चेस्ट फिर से उसके पास आ जाता है। चेस्ट के अंदर हमेशा की तरह हड्डियां भरी हुई होती हैं। चिन्मू सोचता है कि ये चेस्ट सच में हड्डियों का दीवाना है। वो उसके अंदर कुछ स्पिरिट वेपन्स रखने की कोशिश करता है जो उसने डेविल एक्सपर्ट्स को मारकर कलेक्ट किए थे, लेकिन चेस्ट तुरंत सारे स्पिरिट वेपन्स बाहर फेंक देता है और फिर से सिर्फ हड्डियां कलेक्ट करना शुरू कर देता है। चिन्मू सिर्फ हेल्पलेस होकर सिर हिला देता है और फिर फाइनली स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट शुरू होता है। चिन्मू असली ड्रैगन नेस्ट निकालता है और अपने कान पर बैठे छोटे ड्रैगन को उसके अंदर ले जाता है। छोटा ड्रैगन उस जगह को देखते ही एक्साइटमेंट से पागल हो जाता है और पूरे ड्रैगन नेस्ट में इधर उधर घूमने लगता है। तब चिन्मू एम्परर्स डिस्क को एक्टिवेट करता है और वो तुरंत ट्रू ड्रैगन लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगले ही सेकंड पूरा ड्रैगन नेस्ट एक टेरिफाइंग ड्रैगन की से भर जाता है और काउंटलेस ड्रैगन इंस्क्रिप्शंस चमकने लगती हैं। छोटा ड्रैगन उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने लगता है और उसकी आवाज धीरे धीरे मिस्टीरियस ड्रैगन लैंग्वेज में बदलने लगती है। यहाँ चिन्मू को एक शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। ये छोटा ड्रैगन असल में ऑर्डिनरी ड्रैगन नहीं है, वो सर्जिंग रिवर ड्रैगन किंग का बेटा है और उसकी असली एज 20,000 साल से भी ज्यादा है। बस उसे ड्रैगन बीट के अंदर सील करके रखा गया था, इसीलिए वो कभी बड़ा नहीं हो सका। जैसे जैसे वो ड्रैगन लैंग्वेज को समझता जाता है वैसे वैसे चिन्मू भी ट्रू ड्रैगन टेक्निक्स को और डीपली कॉम्प्रिहेंड करने लगता है। काफी देर बाद अचानक छोटा ड्रैगन जमीन पर गिरता है और उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक हैंडसम और रॉयल यंग मैन में बदल जाता है। वो रिस्पेक्टफुली चिन्मू को थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसका नाम जियांग म्याओ है। लेकिन उसके बाद वो एक और बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि भले ही उसने ड्रैगन नेस्ट की इंस्क्रिप्शन समझ ली है, लेकिन वो अभी भी सेकंड जनरेशन ड्रैगन है। अगर ट्रू ड्रैगन लॉर्ड की कंप्लीट टेक्निक समझनी है तो उन्हें एक डिवाइन ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। चिन्मू तुरंत टेंशन में आ जाता है क्योंकि सुप्रीम एम्परर हेवन में कोई ट्रू डिवाइन ड्रैगन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जियांग म्याओ बताता है कि ग्रेट रूइंस में एक डिवाइन ड्रैगन मौजूद है। उसने पहले भी उसकी आवाज सुनी थी जब वो चिन यू का पीछा कर रहा था। ये सुनते ही चिन्मू का एक्साइटमेंट एकदम पीक पर पहुंच जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब अगला डेस्टिनेशन ग्रेट रूइंस होगा। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती।
सीन डायरेक्टली ग्रेट रूइंस के ब्रोकन पैरामीटर आर्क पर शिफ्ट होता है, जहां शिंगान फाइनली डिवाइन ब्रिज को क्रॉस कर लेता है और डिवाइन पैलेस रेम तक पहुंच जाता है। वो बहुत एक्साइटेड होकर उस मिस्टीरियस म्यूट ब्लैकस्मिथ को चैलेंज करता है जो बार बार उसकी कल्टिवेशन में इंटरफेयर करता था। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब तक वो म्यूट ब्लैकस्मिथ ऑलरेडी गायब हो चुका होता है और तभी शिंगान के लाइफ इन डेथ डिवाइन ट्रेजर में लू ली की डिमोनिया काई दोबारा अपीयर होती है। उसकी टेरिफाइंग आवाज गूंजती है और वो शिंगान को बताती है कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है उसके पास लाइफ एंड डेथ बुक है जो पहले शेमन गॉड क्वी की हुआ करती थी। अगले ही सेकंड शिंगान को सब समझ आ जाता है। उसका चेहरा अंधेरा पड़ जाता है और वो फाइनली रियलाइज करता है कि जिस इंसान पर उसने बार बार ट्रस्ट किया था वही इंसान उसके साथ सबसे बड़ा गेम खेल रहा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चिन्मू था। किनमू लिटिल ड्रैगन जांग म्याओ को स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से बाहर लेकर आया और जैसे ही उसने चारों तरफ देखा वो तुरंत हैरान रह गया। ग्रेट रूइंस के बिल्कुल बीच में स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज बना हुआ था। उसके दोनों तरफ 100 गज लंबी पत्थर की सड़कें फैली हुई थीं। ब्रिज के आसपास पुराने टेम्पल्स, वर्शिप प्लेसेस और डिवाइन पैलेसेस खड़े थे, जिससे पूरा एरिया बॉर्डर ड्रैगन सिटी से भी 2 गुना बड़ा लग रहा था। लोग लगातार इधर उधर आ जा रहे थे और पूरा शहर काफी लाइवली दिख रहा था। ग्रेट रूइंस के अंधेरे से बचने के लिए अलग अलग जगहों से टेम्पल्स और रूइंस को यहाँ लाया गया था। हर जगह स्टोन स्टैचूज की वर्शिप हो रही थी और उनके सामने कभी न बुझने वाली इंसेंस जल रही थी। कई विलेजेस अब इस शहर में शिफ्ट हो चुके थे। अब उन्हें रोज सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। वो लोग मर्चेंट्स बन गए थे जो मिडल अर्थ और वेस्ट अर्थ को कनेक्ट करते थे। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल और एक कॉलेज भी बनाया गया था जहाँ टेक्निक्स और डिवाइन आर्ट सिखाई जाती थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ 4 ग्रेट एकेडमीज या इंपीरियल कॉलेज जैसी कोई सीक्रेट लैंड नहीं थी। शहर के बाहर भी बड़े बड़े रूइंस बनाए गए थे ताकि आसपास के स्ट्रेंज बीस्ट्स अंधेरे से बच सकें। सब कुछ इतनी प्लानिंग के साथ अरेंज किया गया था कि किनमू एक नज़र में समझ गया कि जिसने भी इस सिटी को डिज़ाइन किया है वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि कल्चर्ड और टैलेंटेड भी है। किनमू धीरे से मुस्कुराया। उसे सुप्रीम एम्परर हेवन के टेढ़े मेढ़े कंस्ट्रक्शंस के मुकाबले ग्रेट रूइन ज़्यादा अपना सा लग रहा था। तभी उसके पीछे स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से वो बड़ा चेस्ट भी बाहर आ गया। ड्रैगन किलन और हुलिंगर को ट्रेनिंग ग्राउंड में छोड़ दिया गया था, इसलिए अब चेस्ट बिना रुके किनमू के पीछे पीछे चल रहा था। कल्ट मास्टर, मुझे फिर से डिवाइन ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दे रही है, जांग म्याओ ने एक्साइटेड होकर कहा। मेरे पीछे आओ। अगली ही सेकंड उसका शरीर चमका और वो एक छोटे ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में उड़ गया। किनमू भी चेस्ट के साथ उसके पीछे ग्रेट रूइंस की गहराइयों की तरफ बढ़ गया। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने वेस्ट अर्थ, ग्रेट रूइंस और इटर्नल पीस को कनेक्ट करने वाली 2 बड़ी रोड्स बना दी थीं, लेकिन फिर भी ग्रेट रूइंस का ज़्यादा हिस्सा सुनसान और मिस्टीरियस था। किनमू और जांग म्याओ माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस करते हुए पुराने रूइंस के बीच से गुजरते रहे। जब रात हुई, किनमू ने जांग म्याओ को चेस्ट पर सुला दिया और खुद अंधेरे में आगे चल दिया। रात का ग्रेट रूइन दिन के ग्रेट रूइन से बिल्कुल अलग था। अंधेरे में किनमू ने सुप्रीम एम्परर हेवन को डार्कनेस में बदलते देखा। हर तरफ अजीब डीमंस घूम रहे थे, कुछ उनके साथ साथ चल रहे थे, कुछ ट्रीज पर जंप कर रहे थे और कुछ रॉक्स के पीछे छुपकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किनमू की आंखें सिकुड़ गई। ये डीमन सुप्रीम एम्परर हेवन के नहीं है। इसका मतलब ग्रेट रूइंस का डार्कनेस सिर्फ सुप्रीम एम्परर हेवन से कनेक्टेड नहीं है। उसे अचानक एहसास हुआ कि ग्रेट रूइंस के अंदर और भी बड़े सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। सुप्रीम एम्परर हेवन के लोग डार्कनेस में ग्रेट रूइंस को सिर्फ ब्लरी शैडोज की तरह देखते थे, जैसे पहले सॉन्ग हुआ ने किनमू को डार्कनेस से बने एक लड़के की तरह देखा था जो वक्त खत्म होते ही ब्लैक सैंड बनकर बिखर गया था। लेकिन ग्रेट रूइंस के ये डीमंस अलग थे, ये सच में डार्कनेस के अंदर एग्जिस्ट करते थे। किनमू ने गहरी सांस ली। ग्रेट रूइंस के अंदर बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। 2 दिन तक सफर करने के बाद वो ग्रेट रूइंस के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पहुंच गए। सुबह का सूरज निकलते ही किनमू ने आसपास देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ये जगह पारामिता आर्क से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पहले मूनशिप को यहाँ से ले जा चुका हूँ। देखो, ये उसके फुटप्रिंट्स हैं। मूनशिप के जायंट फुटप्रिंट्स अब छोटी लेक्स में बदल चुके थे और उनके अंदर अजीब फिशेस तैर रही थी। डिवाइन ड्रैगन की आवाज़ यहीं आसपास से आ रही है। जांग म्याओ एक्साइटमेंट में आसमान में उड़ गया और वेस्ट की तरफ बढ़ गया। किनमू भी तुरंत उसके पीछे गया और दोनों एक वैली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही वो वैली में एंटर हुए, अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना हवा की आवाज़, ना किसी बीस्ट की। पूरा एरिया अजीब सन्नाटे में डूब गया था। किनमू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। उसने जांग म्याओ को रोक लिया जो डिवाइन ड्रैगन की आवाज़ सुनकर अंदर घुसने वाला था। शांत रहो, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। जांग म्याओ कंफ्यूज हो गया। किनमू ने आसपास देखा और उसकी नज़र मूनशिप के फुटप्रिंट्स पर पड़ी। यही वो जगह है जहां पारामिता आर्क को सील किया गया था। पारामिता आर्क एक जायंट शिप था जिसे हेवनली वर्क्स गॉड रेस ने अपने देश को छोड़ने के लिए बनाया था। वो इस शिप के थ्रू अपनी पूरी रेस और फाउंडिंग एम्परर एरा के गॉड्स और डेविल्स को केयरफ्री विलेज ले जाना चाहते थे। किनमू की आंखें धीरे से सिकुड़ गई, लेकिन इस जगह पर उन पर ब्रूटल अटैक हुआ था और पारामिता आर्क यहीं क्रैश हो गया।
उसने धीरे से वैली की गहराइयों की तरफ देखा। डिवाइन ड्रैगन की आवाज़ शायद असली नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इस जगह पर एक भी स्ट्रेंज बीस्ट नहीं होना चाहिए। मूनशिप के छोड़े हुए पैरों के निशान भी अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। यहाँ कभी मूनशिप ने अपने पर फैलाए थे और यहीं उसने कई मॉन्स्टर्स और डेविल गॉड्स का सामना किया था। उस वक्त भयंकर युद्ध हुआ था और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन जब वो दोबारा इस जगह लौटा तो यहाँ एक भी हड्डी तक नजर नहीं आ रही थी। घटी के सामने वाली झीलों के पास पूरी जमीन पीली रेत से ढकी हुई थी। ना कोई पत्थर था, ना ही कोई छोटा सा टुकड़ा। दोनों तरफ की दीवारों पर बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे, लेकिन वो किसी इंसानी भाषा के नहीं थे। वो स्क्वायर और अजीब से रून जैसे सिंबल्स थे। किन्मू घटी के अंदर नहीं गया, बल्कि बाहर खड़े होकर उन रून्स को देख रहा था। ये देखकर उसने धीरे से कहा, ये एक डिवाइन राइटिंग है जो सील बनाने के लिए यूज होती है। उसने 10,000 स्पिरिट नेचर टेक्निक चलाई और जैसे ही उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश की, घटी के अंदर हल्की हल्की व्हर्लविंड्स उठने लगे। लेकिन अगले ही पल रेत वापस नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चिन्मू चौंक गया। इम्पॉसिबल। 10,000 स्पिरिट नेचर टेक्निक हर चीज को रोशनी और स्पिरिट दे सकती है, फिर यहाँ की रेत और पत्थर पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा? वो नीचे बैठ गया और एक मुट्ठी पीली रेत उठा ली। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसका हाथ जोर लगाकर ऊपर उठा, जैसे उस पर पहाड़ का बोझ हो। जियांग म्याओ भी हैरान हो गया और उसने भी रेत उठाने की कोशिश की, और अगले ही पल उसे समझ आया, हर एक रेत का दाना इतना भारी था जैसे एक पूरा पहाड़। किन्मू ने अपनी उंगलियां खोली और रेत नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, वहां से गरजने जैसी तेज आवाज निकल आई। ये रेत नहीं है, ये स्पिरिट वेपन है। किन्मू के हाथ पर सिर्फ एक रेत का दाना बचा था। उसने अपनी वाइटल की से उसे ट्रिगर किया। अगले ही पल वो दाना हवा में उड़ गया और एक मैसिव सैंडस्टोन में बदल गया, जो कई फील्ड्स जितना बड़ा था। वो हवा को चीरते हुए ऊपर गया और उसकी आवाज कान फाड़ने वाली थी। जब किन्मू की वाइटल की खत्म हो गई, वो सैंडस्टोन वापस सिकुड़कर एक छोटा सा दाना बन गया और नीचे गिर गया। जियांग म्याओ का दिल जोर से धड़क उठा। ये रेत नहीं है, ये पूरा एक वेपन का समुंदर है। किन्मू ने ऊपर देखा और गहरी सांस छोड़ी। उसकी सांस से निकली वाइटल की ने आसमान में कोहरा फैला दिया और फिर हल्की बारिश होने लगी। लेकिन वो बारिश घटी तक नहीं पहुंची। आसमान में ही एक इनविजिबल वॉल ने उसे रोक दिया और पानी क्यूब जैसे शेप में फ्रीज हो गया। यहाँ की सील पिरामिड आर्क जैसी है, कोई भी आसमान से अंदर नहीं आ सकता। किन्मू ऊपर उड़ गया और घटी को देखा। घटी करीब 10 मील लंबी थी, लेकिन आगे जाकर वो अचानक गायब हो जाती थी, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। उसने सोचा, पिछला हिस्सा जरूर छुपा हुआ है। वो थोड़ा परेशान हो गया। अगर ग्रैंडफादर ब्लाइंड यहाँ होते तो शायद इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन मेरी एबिलिटी से ये गॉड लेवल सीलिंग और किलिंग फॉर्मेशन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये जगह बहुत खतरनाक है। जियांग म्याओ, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। जैसे ही ये बात हुई, अचानक झील के सामने जमीन फट गई। वहाँ एक डोर अपीयर हुआ। आसमान और धरती जैसे अलग हो गए। जमीन का हर टुकड़ा हवा में उठकर दूर हो गया और पल भर में 100 माइल्स दूर चला गया, और उस डोर से एक जाना पहचाना फिगर बाहर आया। वो देखते ही किन्मू समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। वो तुरंत जियांग म्याओ और चेस्ट लेकर भागना चाहता था, लेकिन धरती और आसमान फिर से जुड़ गए और उन्हें वापस उसी डोर के पास खींच लिया। एक आवाज आई, ग्रेट कल्ट मास्टर किन, कितनी छोटी दुनिया है। तुम यहाँ ड्रैगन और मेरा चेस्ट ले आए हो। मुड़ना मत, मेरी तरफ पीट करके खड़े रहो। किन्मू ने उस आदमी से डेडली इंटेंट महसूस किया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, सीनियर ब्रदर जिंगैन, तुम्हें जेड पेंडेंट का सोर्स मिल गया है ना? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। जिंगैन ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, तुमने झूठ नहीं बोला। मुझे सच में कई रून्स मिले थे जेड पेंडेंट के मार्क्स के साथ, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर वहाँ भेजा और एक डम क्रीचर के थ्रू मुझे आधा साल तक फंसा दिया। अगर मैं गॉड ना बनता और उस क्रीचर को ना समझा पाता तो मैं अब तक वहाँ फंसा होता। लाइफ एंड डेथ बुक तुम्हारे पास है ना? किन्मू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल रखा। लाइफ एंड डेथ बुक एक लड़के ने मुझसे छीन ली थी, मैं उसका एनिमी नहीं था। जिंगैन ने मिरर उठाया जो लूली ने दिया था। जैसे ही उसने मिरर उठाया, उसके रिफ्लेक्शन में कुछ बदल गया। अचानक मिरर में किन्मू का चेहरा बदल गया। उसके फोरहेड पर एक डिमोनियाक आई खुल रही थी जो सब कुछ निगल लेने वाली थी। जिंगैन का हाथ कांप गया और मिरर टूट गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन किन्मू वहाँ नहीं था। वो ऑलरेडी चेस्ट और ड्रैगन के साथ घटी के अंदर भाग चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।